नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग मुख्य हिमालय को देखेंगे, क्योंकि इससे पिछला लेक्चर जो आपने देखा था जहाँ पे हम लोगों ने हिमालय के निर्माण के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने बहुत ही समग्रता के साथ, बहुत ही व्यापकता के साथ वहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने जानकारी जुटाई थी। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मुख्य हिमालय। तो पीछे के क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप जाके पहले पिछला जो वीडियो है जहाँ पे हिमालय का निर्माण कैसे होता है और ट्रांस हिमालय के जो तीनों श्रेणियाँ हैं मुख्यतः, जहाँ पे आप काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और हालांकि एक तिब्बत में जो कैलाश श्रेणी है उसके बारे में भी वहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लें, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी बेहतर रहे। वैसे थोड़ा सा हम पीछे से चलने का प्रयास करते हैं कि अगर आप हिमालय को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अगर हिमालय के आप विभाजन को देखें, हिमालय का डिवीजन करें आप, तो सबसे पहले तो यहीं पे हम आते हैं, एक पॉइंट का डिस्कस करते हैं, हिमालय का डिवीजन, ठीक ना। अगर हम देखें हिमालय का डिवीजन करें हम, हिमालय का विभाजन, तो आपको पता होगा कि हिमालय का विभाजन चूंकि हम लोग दो तरह से करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ समय नहीं बिताना है क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार जरा सा पीछे से देखने का प्रयास करते हैं कि हिमालय के विभाजन को अगर देखें तो दो तरह से हम लोग इसको करते हैं। एक श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर, और दूसरा जो हिमालय का विभाजन किया जाता है वो कहलाता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं कि श्रेणियों के आधार पे जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक ट्रांस हिमालय और एक मुख्य हिमालय, मेन हिमालय। एक हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और दूसरा हो गया आपका मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांस हिमालय को देखिएगा तो इसकी तीन श्रेणियां जो है वो हम लोगों ने मूलतः जो है देखा था कि यहाँ पे आपको काराकोरम रेंज है, यहाँ पे आपको जो ये रेंज है ये काराकोरम रेंज है, इसके पैरेलल में एक लद्दाख रेंज है, इसी के समांतर में ये लद्दाख रेंज है, और उसके बाद आप देखते हैं कि जास्कर की रेंज है, ये आपको जास्कर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैलाश को भी देखते हैं, तिब्बत के क्षेत्र में कैलाश रेंज भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय के ये तीन आपको क्षेत्र हो गए, ये काराकोरम हो गया, काराकोरम, ये आपको लद्दाख हो गए, और यहाँ पे हमारा जास्कर है, जास्कर। और उसमें देखे होंगे कि यहाँ पे सीमा बनाने वाली एक नदी थी जिसको हमने क्या कहा था, श्योक नदी, ठीक ना। इसके बीच में एक सीमा बनाने वाली जो नदी थी, ये नदी कौन सी नदी थी, श्योक नदी थी, जो आप देखिएगा कि सियाचिन के रेमो ग्लेशियर से निकलती है। जबकि अगर आप लद्दाख और जास्कर के बीच देखें तो यहाँ पर एक नदी आपको सीमा बनाती है, जो आपको कहाँ से, ये कैलाश से निकल के आती है, और ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। और इसके बाद हम बताए थे कि इन तीनों श्रेणियों के बाद हमारा जो हिमालय शुरू होता है वो मेन हिमालय है, मुख्य हिमालय जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यही समझना है कि अगर आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे तो ट्रांस हिमालय आपको पुराना है, जबकि मुख्य हिमालय की जब हम बात करेंगे तो मुख्य हिमालय इसके अपेक्षा थोड़ा सा नया है ये, क्योंकि अगर आप ट्रांस हिमालय को देखे थे तो टर्सरी काल में बना था, मायोसीन युग के टर्सरी काल में बना था। जब आप मुख्य हिमालय को देखिएगा तो ये उसके बाद बना पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। मुख्य हिमालय को अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि यहाँ जास्कर के बाद एक विभाजक है जिसको हम क्या कहते हैं, ITSZ कहते हैं, ITSZ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर प्रादेशिक विभाजन पर चूंकि हम बाद में आएंगे, एक अलग से लेक्चर होगा, आप देखेंगे कि ये ब्रोडाट साहब का एक विभाजन था जिसमें हम लोग चार भाग में मेनली बांट देते हैं। अगर पूर्वोत्तर को छोड़ दे तो एक पंजाब हिमालय होगा, कुमाऊं हिमालय हो जाएगी, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है।
तो सिडनी ब्राड साहब का ये प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का किया हुआ, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर कर लेंगे, ठीक है, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। आज जो हमारी मेन टॉपिक है वो है हमारा मेन हिमालय। तो हम आते हैं सीधे मुख्य हिमालय के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक हो गया मुख्य हिमालय, ठीक है। देखिए मुख्य हिमालय को अगर आप देखिएगा तो मुख्य हिमालय जो है ये क्या है, आप देखिएगा इसकी 3 श्रेणियां हैं। मेन हिमालय की भी कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। ऐसे आप देखिएगा कि ये 3 श्रेणियां हैं। ये आपको पहला श्रेणी हो गया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो ये पहली श्रेणी हो गई, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेट हिमालय। उसके बाद आप देखिएगा कि फिर एक दूसरी रेंज है, दूसरी रेंज जो थोड़ा सा कटा कटा है आपको, ठीक ना, ये कंटिन्यू नहीं है, तो ये कटा कटा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप एक दूसरा रेंज भी देखेंगे, जिस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये एक लेसर हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर। और फिर एक तीसरा जो बहुत ही ज्यादा कटा छटा आपको एक रेंज मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग लघु हिमालय या शिवालिक कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके देखिएगा कि ये बैंड बना लेता है आपको, ऐसे जो है वो पूर्वोत्तर की पहाड़ी के रूप में, ये ऐसे आप देखिएगा ये एक बैंड के रूप में ये बदल जाते हैं। तो ये है हमारा मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां। मतलब सबसे पहले तो मेन हिमालय के परिचय को अगर हम देखने का प्रयास करें तो मुख्य हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय की अपेक्षा, ट्रांस हिमालय की अपेक्षा क्या है, नवीन है, ये नवीन है। दूसरी बात की सबसे एक अहम जो जानकारी है कि याद कीजिए, जैसे हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जब आपको पढ़ाया था, तो चूंकि हिमालय की जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है उसके टकराहट से आपको हिमालय का निर्माण होता है। तो उस समय हम इस बात पर विशेष जोर दिए थे कि ट्रांस हिमालय दरअसल यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। अगर आप देखिएगा कि जो टेथिस जो भूसंतति थी, टेथिस भूसंतति में जो अवसाद जमा हुए थे, उसके वलन से मेन हिमालय बनता है, मुख्य हिमालय बनती है। जबकि हम इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिए थे कि ट्रांस हिमालय को अगर हम देखेंगे तो ट्रांस हिमालय टेथिस भूसंतति का हिस्सा नहीं है, वो आपको यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। लेकिन अगर आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे तो ट्रांस हिमालय क्या है आपको, कि टेथिस भूसंतति का, मतलब ये आपको टेथिस भूसंतति में जमा अवसादों के वलन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेन हिमालय क्या चीज है, एक आपको बलित पर्वत है, ये आपका एक बलित पर्वत है, ठीक है। और मेन हिमालय की अगर हम मुख्य हिमालय को देखते हैं तो मुख्य हिमालय को, मेन हिमालय जो है इसकी कितनी श्रेणियां हो जाती है, तो इसकी 3 श्रेणियां हो जाती है, ठीक है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी हो गई आपको जिसको हम लोग बृहद हिमालय कहेंगे, बृहद हिमालय। देखिए नाम में अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा कि जो नाम पूछे जाते हैं तो इस नाम में बहुत सारा कंफ्यूजन पाल लेते हैं लोग, तो वो हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बृहद हिमालय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे। या इसी को हम लोग आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और चूंकि ये बृहद हिमालय जो है, आप
जब देखेंगे बृहद हिमालय को देखेंगे हम लोग, चूंकि आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस 3 जो श्रेणियां हैं उसमें अधिक से अधिक हम लोग जान पाए, देख पाए इन चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिएगा कि बृहद हिमालय जो है ये चूंकि सालों भर जो है वो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है हिमालय का। जितने भी आप देखिएगा कि भारत के क्षेत्र में जो बड़ी लंबी दूरी तय करने वाली जो नदियाँ आती है हमारे देश में, जो खास करके उत्तर भारत में जो नदियाँ आती है वो प्रायः हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, और वो सभी नदियाँ प्रायः आपको देखिएगा तो बृहद हिमालय से ही निकलती है, ग्रेट हिमालय से ही निकलती है। वो आपको सालों भर बर्फ से ढका हुआ आपको वो रहता है, इसलिए इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ये हिम से ढका होता है, इसलिए बृहद हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। तो सबसे पहले तो इस नाम में थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो कई बार जो नाम है, विकल्प जो है वो भी हमें जो है परेशान कर देते हैं। ठीक, देखते हैं जो दूसरा जो हमारा हिमालय है वो है हमारा क्या चीज, ये है हमारा लघु हिमालय। इसको कहते हैं हम लोग लघु हिमालय, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु हिमालय को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, हिमाचल हिमालय। इसको हम लोग कहते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक ना, यानी लेसर हिमालय है ये, लेसर हिमालय है ये, ठीक है। और बाद में जो तीसरी जो श्रेणी आप देखिएगा, जो सबसे ज्यादा कटा छटा जो ये श्रेणी आप देख रहे हैं, ये तीसरी श्रेणी जो है इसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, मतलब हम इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा जो श्रेणी है मेन हिमालय का, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य हिमालय। इसको कहते हैं बाह्य हिमालय, या इसको हम लोग शिवालिक भी कहते हैं, इसी को हम लोग शिवालिक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं। इसको हम लोग बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय कहेंगे, या फिर हम लोग इसको उप हिमालय के भी नाम से जानते हैं, उप हिमालय। तो सबसे पहली बात कि अगर हम मुख्य हिमालय को देखें तो मुख्य हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय की अपेक्षा नवीन है, मतलब ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है, मुख्य हिमालय उसके बाद में वो निर्मित हुआ। और मुख्य हिमालय जो है वो टेथिस भूसंतति में जो अवसाद जमा हो रहे थे, उन अवसादों में जो जब दोनों प्लेट टकराता है तो उन अवसादों में जो बलन उत्पन्न होता है, जो फोल्डेड माउंटेन के रूप में बनते हैं, तो ये तीनों फोल्डेड माउंटेन के रूप में आपको ऊपर उठ जाते हैं। तो ये टेथिस भूसंतति का हिस्सा है, ठीक है। और वहीं पे बलन के फलस्वरूप मेन हिमालय का निर्माण हुआ है, फोल्डेड माउंटेन है। और मुख्य हिमालय को हम लोग क्या करते हैं कि मुख्य हिमालय को अगर हम देखते हैं तो इसको हम 3 श्रेणियों में बांट लेंगे। इसकी 3 मुख्य श्रेणियां हो गई। सबसे पहले तो हो गया ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं, इस श्रेणी को हम लोग कहते हैं, ये जो श्रेणी है इसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय, या जिसको हम लोग आंतरिक हिमालय, और जो कि सालों भर ये बर्फ से ढका रहता है तो इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। जो हमारा दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं कि ये आपको थोड़ा सा कटा छटा है ग्रेट हिमालय की अपेक्षा, इसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं, ये लेसर हिमालय है हमारा, ठीक ना, या इसको हम लोग हिमाचल हिमालय के भी नाम से जानते हैं। और जो तीसरा जो हमारा है, इस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर हिमालय है, ये हमारा बाह्य हिमालय, मतलब सबसे दक्षिण में जो हिमालय है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, इसको बार बार न लिखना पड़े, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि ये काराकोरम रेंज है, यहाँ पे काराकोरम के बाद आपको लद्दाख रेंज है, फिर ये जास्कर है, ठीक है। ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। और ट्रांस हिमालय के इन तीनों श्रेणियों से ITSZ के द्वारा आपको मेन हिमालय अलग हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेन हिमालय का मतलब हो गया ITSZ के दक्षिण में स्थित है, ठीक ना। याद कीजिए ITSZ का एक और नाम बताए थे जो बहुत ही पॉपुलर नाम है और कई बार आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग हिंज लाइन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंज लाइन। तो ध्यान रखेंगे, हिंज रेखा, हिंज लाइन कहते हैं।
तो अब हम लोग चलते हैं कि बृहद हिमालय को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लंबी चौड़ी ये पूरी क्लास है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर बने, आप प्रश्नों को रटे नहीं, आराम से आप उसको समझ पाए और आसानी से वो आपको मतलब लंबे अवधि तक आपकी मानस पटल पे बना रहे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको लगे कि नहीं हमने यहाँ से पढ़ा है और आप बहुत आराम से इजी वे में क्वेश्चन को टैकल कर सके। तो देखते हैं हम लोग मुख्य हिमालय को। अगर हम मुख्य हिमालय को देखें तो जैसा कि आपको हम बता दिए हैं कि ITSZ के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो मेन हिमालय हमारा इस प्रकार से है। अगर आप मेन हिमालय को हम देखेंगे तो हमारा मेन हिमालय जो है वो आपको इस तरह से तो यहां पर देखिएगा कि ये एक आपको माउंटेन है, एक चोटी है जिसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। ये है हमारा नंगा पर्वत और ये है क्या हमारा यहाँ पर एक माउंटेन है, एक पीक है जिसको हम लोग कहते हैं अरुणाचल में एक पीक है जिसको हम लोग कहते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा ये हमारे मेन हिमालय को अगर आप मेन हिमालय में जो पहली श्रेणी है जिसको हम महान हिमालय कहते हैं उसका विस्तार कहां से है तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक आपको देखिएगा कि एक आपको पश्चिम से पूरब की ओर एक पर्वत श्रेणी के रूप में काफी विस्तृत पर्वत श्रृंखला के रूप में इसका विस्तार है। फिर आते हैं सबसे पहले तो यही देख लेते हैं हम लोग महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय इसका नाम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं आंतरिक हिमालय भी कहेंगे। आंतरिक हिमालय इसी को हम लोग अगर आप देखें तो आंतरिक हिमालय के अलावा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिमाद्री कहते हैं। इसी को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। अगर आप इसके विस्तार को समझने का प्रयास करें तो इसका विस्तार आप देख चुके हैं कि इसका विस्तार आपको पश्चिम में मतलब नंगा पर्वत से लेकर और कहां तक नामचा पर्वत तक है। इसका विस्तार जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से नंगा पर्वत से पूरब में कहां तक तो नामचा बरवा तक। नामचा बरवा तक। दूसरे इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि कैलाश मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसको हम इंडस नदी कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी आपको यहाँ पर देखिएगा कैलाश से निकलकर आपको ठीक है लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए यहाँ पर एक गॉर्ज बनाती हुई आपको निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंधु नदी और फिर इधर से आप देखिएगा कि असम के क्षेत्र से आपको एक नदी रिवर आती है जिस रिवर को हम लोग क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। तो हम कह सकते हैं कि इसको कहां से कहां तक इधर ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्र नदी है और इधर जो है वो इंडस रिवर है आपको सिंधु नदी। तो हम नदी के आधार पे अगर हम देखें तो हमारा जो मेन हिमालय है उसका विस्तार कहां से कहां तक है तो उसका विस्तार सिंधु के गॉर्ज से लेकर यानी सिंधु नदी गॉर्ज से लेकर कहां तक तो ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये है हमारा जो क्या चीज कहते हैं ग्रेट हिमालय जिसको हम कहते हैं महान हिमालय जो है। या तो हम समझते हैं इसको नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक या फिर हम इसको सिंधु के गॉर्ज से देखेंगे तो कहां तक ब्रह्मपुत्रा तक। ठीक है।
तो ये तो आपको कुछ सिंपल से आपको इसके परिचय होंगे कि महान हिमालय के नाम है। इनका विस्तार अगर आप देखेंगे तो कहां से, मतलब नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक या सिंधु के गौर से ब्रह्मपुत्रा के गौर तक, मतलब अगर आप इसको देखिएगा तो ये यहां से यहां तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। मतलब अगर इस लंबाई को आप देखेंगे तो लगभग कितना है, ये लगभग 2500, अलग अलग किताब में कुछ 2400, 2450 इस तरह के आंकड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसका विस्तार लगभग कितना है, 2500 किलोमीटर तक। ठीक है। और इसकी चौड़ाई को अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक ये एक चौड़ा में आप देखिएगा इधर अधिक चौड़ा है, और जैसे जैसे पूरब की ओर जाता है इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी सी घटती जाती है, तो संकरी होती चली जाएगी। तो चौड़ाई में कोई एक रूपता नहीं है। इधर आप देखिएगा तो 300 से 400 किलोमीटर है। फिर आपको जब नेपाल हिमालय के रीजन में आप जाते हैं तो वहां पे चौड़ाई लगभग 200 हो जाती है, और इधर आपको जाते जाते पूरब में जाते जाते ये लगभग 100 से 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रह जाती है। तो ये चौड़ाई अगर आप देखिएगा तो ध्यान रखिएगा इसके चौड़ाई के बारे में कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर चौड़ाई कम होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है। और अगर आप इसकी अवस्थिति को देखते हैं कि ग्रेट हिमालय जो है, महान हिमालय कहाँ अवस्थित है, तो आप कह सकते हैं कि उधर आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे तो जास्कर है, और फिर इधर नीचे में आप देखिएगा तो लेसर हिमालय है। तो हम कह सकते हैं कि जास्कर और लेसर हिमालय के बीच में आप मुख्य हिमालय कहाँ पे है, तो ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी एवं मुख्य हिमालय के हिमाचल श्रेणी, मुख्य हिमालय के हिमाचल श्रेणी के बीच स्थित है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कहा था कि एक आपको ITSZ एक रेखा बनती है, एक काल्पनिक रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ITSZ। यहाँ पे है आपको ITSZ। और जब आप देखिएगा कि ये जो हिमाद्री है, मतलब जो ग्रेट हिमालय है, और ग्रेट हिमालय के बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको लेसर हिमालय है, जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, और बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं MCT, जिसको हम लोग कहेंगे MCT। क्या कहेंगे, MCT, जिसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुख्य हिमालय जो है तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि महान हिमालय जो है, महान हिमालय ITSZ एवं MCT के बीच स्थित है। इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आपको प्रश्न डिफरेंस तरह से आपको उसके विकल्प दिए जाते हैं। आपको कभी ये पूछ देगा कि मुख्य हिमालय की स्थिति क्या है, तो आप कह सकते हैं कि उधर जास्कर श्रेणी है, और इधर जो आप देखिएगा हिमाचल की श्रेणी है, जिसको हम लघु हिमालय कहेंगे। तो लघु हिमालय और जास्कर के बीच में है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ITSZ और MCT मतलब इंडस सांपो सच्चर जोन और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में जो है वो आपको महान हिमालय की स्थिति है। ठीक है। एक और चीज जो बेसिक अगर आप परिचय के अंतर्गत देखें तो यहाँ से यहाँ तक दुनिया के जितने भी टॉप 10 माउंटेन को ढूंढिएगा आप, दुनिया की शीर्ष 10 पर्वत चोटियों को जब आप देखिएगा तो वो प्रायः आपको उसमें से अधिकांश चोटियां जो है वो यहीं आपको मुख्य हिमालय के अंतर्गत ही आपको मिल जाती है। दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये जो हमारा महान हिमालय है, जब हम इस महान हिमालय को देखते हैं तो ध्यान रखेंगे कि महान हिमालय जो है
ये चूंकि सालों भर बर्फ से ढकी रहती है, ठीक ना, ये आपको वर्ष भर, अगर आप महान हिमालय को देखेंगे तो यह सालों भर बर्फ से ढकी रहती है, ठीक ना। इसलिए आप देखिएगा कि इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री, हिमाद्री भी कहा जाता है। और देखिएगा कई सारे ग्लेशियर हैं आपको यहीं पे, चूंकि ये हिम से ढका हुआ क्षेत्र है तो कई सारे अनेक ग्लेशियर उपस्थित हैं, अनेक ग्लेशियर हैं। और उन्हीं ग्लेशियरों से कई सारे नदी निकलते हैं, जैसे आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि यमुनोत्री से जो है वो यमुना नदी का उद्गम होता है, वो आपको ग्रेट हिमालय के अंतर्गत है। जैसे आप पढ़ेंगे कि जो गंगोत्री है वहाँ से गंगा का उद्गम होता है। जैसे आप देखेंगे कि महाभारत श्रेणी से जो है वो कोशी नदी का उद्गम होता है। तो ये जो आप देखते हैं मेनली, चूंकि ये अनेक ग्लेशियर उपस्थित है और उन्हीं ग्लेशियरों से बहुत सारी नदियां निकलती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य हिमालय जो है वो हमारे देश की जो है वो जलवायु को निर्धारित करने वाली एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। एकदम ध्यान रखेंगे, ये सभी आपकी कॉन्सेप्ट की बात है कि उत्तर भारत की जो अधिकांश नदियां हैं, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां मुख्य ये आप महान हिमालय से ही निकलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि यमुना नदी, जैसे आप देखिएगा यमुनोत्री, ये आपको कहां से नहीं, इससे आपको यमुनोत्री से यमुना नदी महान हिमालय, चूंकि ये बर्फ से ढका हुआ होता है और बर्फ से ढका हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि इसमें कई सारे ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर से बहुत सारी नदियां निकलती है और ये हमारे देश के जलवायु को, यहाँ की वनस्पतियों को, यहाँ की जैव विविधता को बहुत ही प्रभावित करती है। और एक क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा जीव जो है वो महान हिमालय में वो पाया जाता है, तो वहाँ हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ जैव विविधता भी बहुत है, जैव विविधता। और एक प्राणी जो यहाँ पे पाया जाता है, ध्यान रखेंगे यहीं पे हिम तेंदुआ होते हैं, हिम तेंदुआ। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं तो एकदम ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि ये हमने पहले ही कहा कि दुनिया की जो टॉप 10 माउंटेन है, वो टॉप 10 माउंटेन के अधिकांश जो माउंटेन है वो आप देखिएगा कि ग्रेट हिमालय में ही आपको, महान हिमालय में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारी ऐसी पर्वत चोटियां हैं इसमें जिसकी ऊंचाई जो है वो 8000 से अधिक है और वो दुनिया की जो है वो टॉप 10 माउंटेन में उनकी गिनती होती है। जो अब जैसे आप एवरेस्ट को पढ़ेंगे, आप कंचनजंगा को पढ़ेंगे, आप नंदा देवी को पढ़ते हैं, अन्नपूर्णा को पढ़ते हैं, तो कई सारी ऐसी माउंटेन है, ऐसे पिक बनते हैं, चोटियां हैं, ठीक ना, जो दुनिया की बहुत ऊंची ऊंची चोटियों में उसका शुमार होता है। अगर एवरेज हम देखेंगे कि अगर हम इसको देखेंगे तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई भी लगभग इसका 6100 जो है मीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेन हिमालय जो है हमारा, इसको हम आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक या आप सिंधु नदी के गौर से ब्रह्मपुत्रा नदी तक इसका विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर में है। चौड़ाई में एक रूपता है नहीं, पश्चिम से जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो उसकी चौड़ाई जो है वो आपको धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। और ये आपको जास्कर और जो देखेंगे यहाँ पे लेसर हिमालय है, हिमाचल हिमालय जिसको हम कहते हैं, लघु हिमालय के बीच में है, या आप कह सकते हैं ITSZ और MCT के मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियरों से बहुत सारी नदियां निकलती है जो हमारे देश की एक तरह से जीवन रेखा है। खास करके उत्तर भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो सारी नदियां जो है वो आपको महान हिमालय से ही निकलती है। कई सारी पर्वत चोटियां हैं, इनकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है।
अब जो मेनली हमको महान हिमालय में पढ़ने होते हैं वो ये है कि महान हिमालय में जो टॉप 10 माउंटेन वगैरह बनते हैं, बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, खास करके उनके बारे में आपको अक्सर वो पूछ दिए जाएंगे अरेंज करने के लिए पश्चिम से पूरब की ओर या फिर ऊंचाई के आधार पे। तो इन बातों को एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का पहले प्रयास करते हैं कि महान हिमालय जो है उस महान हिमालय में कौन कौन से माउंटेन है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कई सारी पर्वत चोटियां यहाँ पे है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ही देख लिया कि एक पर्वत चोटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंगा पर्वत, ठीक ना। यहाँ पर एक माउंटेन है जिस माउंटेन को हम लोग क्या कहते हैं, नंगा पर्वत। तो हम लोग सबसे पहले इनको बारी बारी से, ठीक ना, कुछ पर्वत ऐसे हैं जहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाते हैं, तो ऐसे जो भी आपको फैक्ट्स बताते चले जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे पेन डाउन कर लेंगे। और मैं पुनः दोहरा दूं कि अगर आप इस क्लास को ध्यान से देखते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, चाहे आप राज्य PCS की एग्जामिनेशन ही क्यों नहीं दे रहे हैं, तो जितने भी आप बड़े लेवल तक के एग्जामिनेशन को आप देख लीजिए, आपको प्रश्न नहीं छूटेंगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से इस क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि आपके ये प्रयास ही जो है वो हमें एक ऊर्जा प्रदान करती है और अधिक ऊर्जा के साथ, ताकि हम बेहतर से बेहतर क्लास आप लोगों के सामने जो है लेके आते हैं निरंतर, ठीक है। तो अगर ये चैनल आपको, ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो निश्चित रूप से इसको शेयर करें। अगर कोई नए व्यक्ति इस पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो नंगा पर्वत को अगर आप देखिएगा तो भारत के नियंत्रण में ये नहीं है वर्तमान समय में। अगर आप इसकी लोकेशन को देखिएगा तो ये आपको कहाँ पे पड़ जाता है, तो ये आपको हम बताए थे कि इधर का जो क्षेत्र है, आपको जो कुछ क्षेत्र आपको जो क्या है, जिसको हम लोग पोक कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो पहली बात तो यही समझ लीजिए कि ये जो है ये आपको पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। नंगा पर्वत को अगर देखिएगा तो ये पाक अधिकृत कश्मीर, अधिकृत कश्मीर यानी POK, ठीक ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में ये है, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में, बाल्टिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। मतलब हमारे देश की जो राजनीतिक नियंत्रण जिस सीमा रेखा पर है अभी वर्तमान समय में, अगर आप देखेंगे तो भारत प्रशासित उस क्षेत्र में ये नहीं है। तो ये कहां पर है, ये पोक में है, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में है नंगा पर्वत जो है। और आपको देखिएगा कि ये सिंधु नदी के जो है वो दक्षिण में है। अगर आप नंगा पर्वत की स्थिति को देखेंगे तो नंगा पर्वत जो है वो सिंधु नदी के दक्षिण में, और एक नदी है वहां पे अस्तोर नदी, उस अस्तोर नदी के पश्चिम में है। मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सिंधु नदी के दक्षिण, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से सिंधु नदी रिवर निकलती है, ठीक ना, इंडस रिवर है, तो उसके दक्षिण में, सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। और सबसे अहम बात है कि अगर आप नंगा पर्वत को देखिएगा तो नंगा पर्वत जो है 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है, 8126 मीटर, ठीक ना। तो अगर आप देखेंगे इसकी ऊंचाई को, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 8126 मीटर है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का ये 9वां सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी विश्व का 9वां सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसके बारे में कुछ दिलचस्प प्रश्न बनते हैं, आपको हम बता दें कि ये पर्वत जो है कई नामों से जाना जाता है। अगर आप नंगा पर्वत को देखेंगे तो नंगा पर्वत जो है हमारा, ठीक ना,
ये अगर आप देखिएगा तो इसको दियामीर के भी नाम से जाना जाता है, दियामीर, ठीक ना। बहुत ही फेमस ये नाम है इसका, पूछा जाता है। दियामीर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा। तो इसका एक अन्य नाम जो है, नंगा पर्वत का एक अन्य नाम जो है वो दियामीर भी है। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिस नाम से ये नंगा पर्वत है, इसको कहते हैं हम लोग कातिल पहाड़ी कहते हैं, ठीक ना, किलर माउंटेन कहा जाता है, ठीक ना। ये जो है ये कातिल पहाड़ी है, कातिल पर्वत चोटी है ये, यानी अंग्रेजी में इसको हम लोग किलर माउंटेन कहते हैं। ये जो है ये किलर माउंटेन है। ये किलर माउंटेन इसलिए है कि आपको हम बता दें, अगर आप देखेंगे तो मैंने कई बार कहा है कि यहां से यहां तक जब आप महान हिमालय की बात करते हैं तो कई सारे पर्वत चोटियां हैं जिसकी ऊंचाई 8000 से ज्यादा है। और हर साल बहुत सारे पर्वतारोही जो है इन चोटियों पे चढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आप तेंजिंग नोर्गे के बारे में जानते होंगे कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, चढ़ाई करने वाला वो पहला व्यक्ति था, तेंजिंग नोर्गे। तो इन क्षेत्रों में जो ये पर्वत चोटियां हैं, चाहे वो अन्नपूर्णा हो, मकालू हो, ठीक ना, कंचनजंगा है या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो आप देखेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो इन पहाड़ियों पे हर साल जो है वो बहुत सारे पर्वतारोही चढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, वो अपना नाम दर्ज करवाते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है उनके लिए। लेकिन नंगा पर्वत के बारे में कहा जाता है कि इस पर्वत पे चढ़ाई करने के लिए बहुत ही ये दुर्गम पर्वत है, बहुत ही मुश्किल पर्वत है। लगभग 33% व्यक्ति जो हर साल यहाँ पे कोशिश करते हैं नंगा पर्वत पे चोटी तक पहुँचने की, उसमें से 33% व्यक्ति जो है वो असफल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। उनकी मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, वो चाहे हिमस्खलन में या फिर बर्फ से फिसल कर उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इस पर्वत को जो है वो किलर माउंटेन के भी नाम से जानते हैं, इसको कातिल पर्वत चोटी कहते हैं। मतलब इस पे चढ़ाई करना जो है, नंगा पर्वत पे चढ़ाई करना जो है वो एक तरह से बहुत ही मुश्किल ये पर्वत है पर्वतारोही के दृष्टिकोण से। फिर भी ऐसे जांबाज या आप कह सकते हैं साहसी लोग होते हैं जो इन पर्वतों पर हर साल चढ़ने का प्रयास करते हैं, वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाते हैं। अल्बर्ट एफ शमशेरी पहले व्यक्ति थे जो इस पे चढ़ाई करने का प्रयास किए थे। अल्बर्ट एफ शमशेरी, ध्यान रखेंगे ये नाम है आपको, अल्बर्ट एफ शमशेरी, एफ शमशेरी। ये अंग्रेज थे, ठीक ना, और ये पहले व्यक्ति थे जो आपको नंगा पर्वत पे चढ़ाई करने का प्रयास किया था। नंगा पर्वत पर चढ़ाई का प्रयास किए थे ये, लेकिन असफल रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। जो पहला पर्वतारोही था वो था हरमन बुल था, ठीक ना, जो आपको ऑस्ट्रिया का था, जो 1953 ईस्वी में नंगा पर्वत पे चढ़ पाने में सफल हुए थे। हरमन बुल ये ऑस्ट्रिया के थे, ये आपको ऑस्ट्रिया के थे। और आपको हम बता दें कि ये पहले व्यक्ति थे 1953 में, प्रथम व्यक्ति नंगा पर्वत पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति थे ये, और ये 1953 की घटना है। तो उम्मीद करते हैं कि नंगा पर्वत के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स को आप लोगों ने जान लिया होगा, ठीक ना। सामान्यतः आपको नहीं मिलेंगे ये सारे फैक्ट्स, तो बहुत सारी मेहनत के बाद ये आप लोगों के लिए ये एकत्र किए जाते हैं, जुटाए जाते हैं। तो क्लास को निश्चित रूप से शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके यही सहयोग हमें और अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगे ताकि हम बेहतर क्लास, बेहतर वीडियो, कोई भी फैक्ट्स हो या कॉन्सेप्ट हो वो नहीं छूटेगी आपसे। तो नंगा पर्वत को हम लोग समझ लिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि नामचा बरुआ पर भी हम आएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सिस्टम से चलने का प्रयास करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो ये राज्य है आपको उत्तराखंड, ठीक ना, जो कि एक तरह से पर्वतीय राज्य है, पहाड़ों का राज्य है, बहुत ही खूबसूरत सा वो राज्य है एक तरह से। बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे हर साल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो वहाँ पे कई सारे माउंटेन है, हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं
कि यहाँ पर उत्तराखंड में कौन सी पर्वत चोटियां हैं, नेपाल वाले क्षेत्र में कौन सी पर्वत चोटियां, फिर आप सिक्किम में कंचनजंगा को भी पढ़ेंगे, भूटान तिब्बत वाले क्षेत्र में भी लाओत्से एक पर्वत है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, और फिर नामचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश में है। इन तमाम बातों को हम लोग सिस्टम से देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं जो आपको महान हिमालय में पड़ते हैं, उन पर्वत चोटियों के बारे में, और एक आध पर्वत चोटियां ऐसे हैं जहां से कुछ प्रश्न भी बन जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं बंदरपुच। ये हमारे, अगर आप मेन हिमालय को आपने देखा है तो मेन हिमालय की जो पहली श्रेणी है जिसको हम क्या कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। तो महान हिमालय का विस्तार आपने देख चुका है कि ऐसे महान हिमालय का विस्तार है, ठीक ना, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो आप उत्तराखंड राज्य देख रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इस उत्तराखंड में कौन सी पर्वत चोटियां हैं। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं, जैसे बंदरपुच है, बद्रीनाथ है। हालांकि बद्रीनाथ चोटी जो ये बंदरपुच का ही एक हिस्सा है, लेकिन एक चोटी है, यहाँ पर एक बद्रीनाथ धाम जो है वो विकसित किया गया। फिर आप देखिएगा कामेत है, दूनागिरी है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। तो ये सब आपको भारत का जो उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में जो है मेन हिमालय में स्थित जो है वो मुख्य पर्वत चोटियां हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से प्रश्न के भी आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं बंदरपुच पर, ठीक ना। 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आप बंदरपुच को देखिएगा तो 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से कह लीजिए कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है। आपको ये उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी चोटी है। ये सबसे पश्चिमी चोटी है। इसी चोटी को अगर आप बंदरपुच को देखिएगा तो इस चोटी को ही हम लोग सुमेरु कहते हैं। इसी चोटी को का एक नाम है, इसी चोटी का एक अन्य नाम जो है उसको हम लोग सुमेरु कहते हैं। सुमेरु, ठीक ना। बंदरपुच माउंटेन को ही हम लोग सुमेरु कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक हमारा एक आध्यात्मिक मान्यता है कि हनुमान जी जो है वो जब लंका में आग लगा के लौटे तो यही इसी पर्वत चोटी पर उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाई थी। इसलिए इस पर्वत चोटी को जो है वो बंदरपुच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये एक धार्मिक मान्यता है हमारी कि बंदरपुच चोटी पर जो है वो हनुमान जी ने वो लंका में आग लगाने के बाद जब वो रिटर्न आए थे तो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाया था, इसलिए इस स्थान को बंदरपुच के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि यहीं पर बंदरपुच यमुनोत्री जो है, मतलब यमुना का जो उद्गम है, आप जब यमुना का उद्गम पढ़े हैं, यमुना नदी का उद्गम, यमुना का उद्गम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यमुनोत्री। ये अगर आप देखेंगे तो ये बंदरपुच का ही एक हिस्सा है, बंदरपुच का ही हिस्सा है। तो ये फेमस है कि आपको बंदरपुच से कौन सी नदी जो है वो निकलती है, ठीक ना। तो यमुना नदी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है उत्तर भारत की, तो इसका उद्गम जो है वो बंदरपुच से ही होता है। और अगर आप देखिएगा तो ये टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित है। मतलब अगर आप उत्तराखंड के जिला की बात कीजिए तो बंदरपुच जो है ये आपको गढ़वाल जिला में, टिहरी गढ़वाल जिला में ये पाया जाता है। और यहीं पे आपको एक स्थान है बद्रीनाथ है, ठीक ना। वहीं पे आप देखिएगा, या कभी कभी तो बद्रीनाथ को ही लोग बंदरपुच भी कहते हैं। हालांकि एक धाम है विकसित, बद्रीनाथ धाम, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पे 3 चोटियां हैं, बंदरपुच 1, बंदरपुच 2 और काली चोटी। कभी कभी ये प्रश्न भी आपको पूछ लिए जाते हैं। तो बंदरपुच में 3 माउंटेन है आपको, एक है बंदरपुच 1, बंदरपुच 2, बंदरपुच 2 और फिर एक है काली
चोटी। ये 3 चोटियां हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है, 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक ना। इसी के निकट आपको एक बद्रीनाथ चोटी भी है। अब हम लोग आते हैं कामेत के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कामेत ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है। अगर आप कामेत को देखेंगे तो ये पर्वत चोटी भी कहां पर, गढ़वाल में है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में है। कहां पर, गढ़वाल जिला में, ठीक है। और अगर आप कामेत के ऊंचाई को देखेंगे तो 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेत की ऊंचाई जो है 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और हालांकि इन सभी पर्वत चोटियों में अगर आपसे सीधे फ्लैट वे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो नंदा देवी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कामेत को देखेंगे तो ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, और नंदा देवी के बाद कामेत को अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। पहले नंबर पे कौन है, अगर हम नंदा देवी को देखेंगे तो नंदा देवी जो है ये आपको उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये है आपको उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर उत्तराखंड की हम लोग देखेंगे तो वो कामेत ही है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है। वैसे भी अगर आप ऑल ओवर में देखते हैं कि जो भारत के नियंत्रण में जो क्षेत्र है, मतलब पोक को अगर हटा दिया जाए, क्योंकि वहां पे आपने देखा था कि नंगा पर्वत है पोक के क्षेत्र में, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में, या वहां पे आप क्या कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन को देखते हैं, तो गॉडविन ऑस्टिन चूंकि पोक पर हमारा एक राजनीतिक जो है वो दावा रहा है कि वो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक ना। आज भी वो विचाराधीन है यूनाइटेड नेशन में। ये मसला काफ़ी लंबे अवधि के से 1948 से ही ये मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन में भी है। तो हम उसे अपने देश का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। लेकिन अगर वो चूंकि अभी पाक अधिकृत क्षेत्र माना जाता है, पाक के नियंत्रण में है, अगर उसको हटा दिया जाए तब देखेंगे हम तो भारत की सबसे ऊंची माउंटेन जो है वो कंचनजंगा है, जो आप लोग जान रहे हैं। और कंचनजंगा के बाद नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद जो तीसरी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अगर हम देखें तो कामेत ही होगी, जो तीसरी सबसे हाईएस्ट पीक। मतलब भारत के नियंत्रण में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देख के अगर हम नंगा पर्वत को और गॉडविन ऑस्टिन को हटा दें, ठीक ना, यानी पाक अधिकृत कश्मीर को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर हटा दें, तब जो भारत के जो नियंत्रण में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप ध्यान रखेंगे ये भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र की तीसरी हाईएस्ट पीक है, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि गढ़वाल जिला में पड़ता है ये, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इस पर्वत के बारे में एक अन्य फैक्ट्स भी मिल जाते हैं कि बहुत सारे लोग इसको जो है आप देखिएगा कि वो महान हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो ऐसे में उसको जास्कर का हिस्सा माना जाता है। तो एक विवादित चीज भी है कि कामेत को लेकर जो एक विवाद है कि इसको जो है वो क्या कहते हैं, जास्कर का हिस्सा। अब आते हैं हम लोग नंदा देवी के बारे में, जो उत्तराखंड में जितने भी आपको ये देखिएगा कि पर्वत चोटियां हैं, खास करके जब हम महान हिमालय की, ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, तो नंदा देवी जो है उसमें सबसे ऊंची माउंटेन है, 7816 मीटर इसकी ऊंचाई बनती है, 7816 मीटर, ठीक ना। और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम देखेंगे तो भारत नियंत्रित क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये भारत नियंत्रित क्षेत्र में, और पहले नंबर पे आप जान ही रहे कंचनजंगा है, ठीक ना।
8,816 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक ना, 8,816 मीटर। और ये उत्तराखंड राज्य की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो गई, सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिएगा कि नंदा देवी जो है, इसको उत्तराखंड के लोग एक देवी मानते हैं, अधिष्ठात्री मानते हैं। नंदा देवी के नाम पर भी इस माउंटेन का नाम नंदा देवी रखा गया है। तो ये उत्तराखंड के लिए एक जो है अधिष्ठात्री की तरह है। उत्तराखंड के लोग इसकी पूजा करते हैं, उत्तराखंड के अधिष्ठात्री की तरह ये, ठीक ना। ये पवित्र एक आपको हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है, जहाँ पे बहुत सारे साल भर में बहुत सारे पर्यटक आपको जाते हैं वहां पे। तो हमें ध्यान रखना है कि नंदा देवी के जो दोनों ओर जो ये ग्लेशियर है, आपको एक ओर हो गया आपको ऋषि गंगा, आपको एक ओर हो गया ऋषि गंगा, और दूसरी तरफ क्या हो गया, दूसरी तरफ हो गया आपको गौरी गंगा, गौरी गंगा, दूसरी तरफ गौरी गंगा। और इन दोनों ही ग्लेशियर से जो धारा प्राप्त होती है, उसी से आपको किस धारा का निर्माण होता है, अलकनंदा का निर्माण होता है, ठीक ना। एक महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को हम बता रहे थे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, ध्यान रखेंगे कि यहीं पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित है। और देखिएगा 1988 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को विश्व विरासत सूची या विश्व धरोहर सूची में, विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। और ये आपको 1988 की बात है, ठीक है, ये 1988 की बात है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो उत्तराखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। बहुत ही ये आपको आपका शक्ल लीजिए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका एक अपना महत्व है। और आइए इसके आप देखिएगा नंदा देवी के, अगर आप इसके पूरब में आएंगे तो इसके पूरब में एक आपको चोटी है सुनंदा देवी, सुनंदा देवी, ठीक ना। ये 7434 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक ना। तो ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि नंदा देवी के जो पूर्व में जो है वो कौन सी चोटी है, इससे सटा हुआ चोटी है सुनंदा देवी चोटी, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो नंदा देवी के बारे में बहुत सारी जानकारी को हम लोग जुटा लिए हैं। अगर आप त्रिशूल को देखिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्वत चोटी है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चूंकि त्रिशूल जो है ये 3 पर्वत चोटियों का एक समूह है, ये जो है 3 पर्वत चोटियों का समूह है। और अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये 3 पर्वत चोटियां जो है शंकर, भगवान शंकर जो है उनके त्रिशूल की तरह दिखाई पड़ती है। जो उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है 7120 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक ना। उसमें जो 3 चोटियां उसमें सबसे ऊंची चोटी 7120 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखेंगे हम इस बात को, ठीक ना। और ये देखने में भगवान शंकर के त्रिशूल की तरह प्रतीत होता है। तो ये हो गए आपको उत्तराखंड की जो पर्वत चोटियां थी, ठीक है। बंदरपुच, बद्रीनाथ, जहां आपने देखा यहाँ पे कि ये बंदरपुच, ठीक ना, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, ये दून घाटी में पड़ती है, दून घाटी के निकट है दूनागिरी, इसलिए इसको हम लोग दूनागिरी पर्वत चोटी भी कहते हैं। नंदा देवी और त्रिशूल, ये आपको महत्वपूर्ण माउंटेन हो गए जो आपको ग्रेट हिमालय में पड़ते हैं, और ये सभी आपको उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड के बाद, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग, जब यहाँ पे हम लोग ये हमारा ग्रेट हिमालय है, जिसको हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं, ठीक ना। तो ग्रेट हिमालय को आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो पर्वत चोटियां थी, यहाँ पे नंदा देवी को आप लोगों ने पढ़ लिया, नंगा पर्वत को। फिर आपने उत्तराखंड में जो प्रमुख पर्वत चोटियां थी उसको भी हमने देख लिया। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, जो ये नेपाल का जो क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग नेपाल हिमालय के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये नेपाल में जो मुख्य माउंटेन है जो आपको कि कहाँ पर
ग्रेट हिमालय के अंतर्गत पड़ते हैं। जरा हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं कि नेपाल में बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं जो दुनिया की जो ऊंची ऊंची माउंटेन है उनमें से एक है माउंट एवरेस्ट, के बारे में आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे। तो एक बार हम लोग सीरियल से सीक्वेंस से देखने का प्रयास करते हैं, और खास करके हमने पहले ही कहा कि जो विभिन्न जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक ये क्वेश्चन बहुत तरह बन जाते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, पुटिंग करने के लिए, या फिर आप देख लीजिएगा कि कभी कभी पूछ देगा कि इसके पूरब में या इस पर्वत के पश्चिम में कौन सी पर्वत चोटी है। तो अगर आपके दिमाग में वो पूरी तरह से अंकित है तो आप बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करेंगे। तो देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं धौलागिरी को, ठीक ना, ये पर्वत चोटी धौलागिरी। देखिए इस धौलागिरी पर्वत को जो है वो श्वेत पर्वत के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना, इस पर्वत को जो है वो श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, श्वेत पर्वत, ठीक ना। और ये श्वेत पर्वत जो है महत्वपूर्ण पर्वत है क्योंकि ये दुनिया की मतलब पूरे विश्व की 7वीं जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखेंगे कि अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया की विश्व में ये 7वीं ऊंची पर्वत चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है ये, ठीक ना, पर्वत चोटी है। अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आप धौलागिरी की बात करेंगे तो 8,172 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को। और इस पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है ये। और काली गंडकी और भेरा नदी, ध्यान रखेंगे, एक ये पूछा गया क्वेश्चन है आपको, काली गंडकी और भेरा नदी के बीच स्थित है, और भेरा नदी के बीच। और ये काफी 8,000 से ऊंचाई वाले पर्वत चोटी में एक धौलागिरी भी है जिसको हम श्वेत पर्वत कहते हैं। अब देखिए अन्नपूर्णा को देखिए, अन्नपूर्णा जो है माउंट अन्नपूर्णा 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आप माउंट अन्नपूर्णा को देखिएगा तो 8,091 मीटर माउंट अन्नपूर्णा की ऊंचाई पड़ती है, ठीक ना। और ये भी आपको नेपाल में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक करंट के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो हाल के दिनों में बहुत बार पूछा गया कि पहली भारतीय महिला, जो हाल के दिनों में आप देखेंगे कि प्रियंका मोहिते जो है वो माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये क्वेश्चन आपको करंट से रिलेट करके आपको पूछ दिया जाता है, ठीक ना। प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते, ठीक ना, ये करंट के क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते। तो माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ाई करने वाली जो है वो पहली महिला जो है वो आपको कौन बनी है, प्रियंका मोहिते बनी है, ठीक है, प्रियंका मोहिते बनी है। उसके बाद देखते हैं कि मसालू है, गौरी शंकर है, चेन्नू है, तो चोयू भी लिखा रहता है कहीं कहीं, चोन्यू कहीं कहीं आपको देखिएगा ये चोयू लिखा रहता है, ठीक ना। तो चोयू कहिए या चोन्यू कहिए, तो ये मनसालू, गौरी शंकर, चोन्यू, यहाँ से कुछ बहुत क्वेश्चन बनते नहीं है। हम इसके जो है वो हाइट को समझ लेने का प्रयास करते हैं। अगर आप मनसालू को देखिए तो 8,163 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,163 मीटर। ध्यान रखेंगे यहाँ मनसालू है और वहाँ मकालू है, तो मनसालू और मकालू दो अलग अलग पर्वत चोटियों के नाम है। यहाँ कोशिश रखेंगे हम कि इसको थोड़ा सा अलग करके रखें। ये अगर आप इसको मिक्स कर लेंगे तो फिर कई दफे प्रश्न आपसे गलती हो सकते हैं। उसके बाद देखिए गौरी शंकर 7145 है, ये अगर आप देखिएगा तो 7,145 मीटर जो है वो गौरी शंकर की ऊंचाई है। अगर चोयू की ऊंचाई को देखिएगा आप तो 8201 मीटर इसकी ऊंचाई को अगर आप देखिएगा तो 8201 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट को देखिए, माउंट एवरेस्ट चूंकि आप जान ही रहे हैं कि ये इस दुनिया की मतलब सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये आपको विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी है। और आप लोग जान ही रहे होंगे नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इस पर चढ़ाई करना, एवरेस्ट के शिखर पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात ही होती है पर्वतारोहियों के लिए, और वो गिनीज बुक में ऑफ रिकॉर्ड में उनकी नाम दर्ज होती है। तो आप देखिएगा तेंजिंग नोर्गे को याद रखेंगे हम। उसके बाद तो कई सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट पर। तेंजिंग नोर्गे को हम लोग
ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। और जो यहाँ पे देखते हैं लास्ट में आप मकालू को देखते हैं, ठीक ना, यहाँ पे मंसालू था और ये मकालू है। ये 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक ना, 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक ना। और अगर आप देखिएगा तो विश्व की ये 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, खास करके जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ज़्यादा है, जो दुनिया के हाईएस्ट जो हाइट वाले जो माउंटेन हैं, वो सभी आप देखिएगा कि ग्रेट हिमालय में, मुख्य हिमालय में ही पड़ते हैं। ये बर्फीली चोटियाँ होती है, बर्फ से ढकी होती है, कई सारे ग्लेशियर होते हैं। और बाद में जब हम लोग देखेंगे कि ग्रेट हिमालय और जो लेसर हिमालय है, जिसको कि हम लोग हिमाचल हिमालय कहते हैं, उसके बीच में कई सारी घाटियाँ भी बनी है। जैसे आप कुल्लू घाटी के बारे में पढ़ते हैं हिमाचल में, जैसे कश्मीर में आप कश्मीर घाटी को पढ़ते हैं। वो घाटी वाले क्षेत्र वहाँ विकसित हो गए हैं और वो बहुत ही सुंदर होते हैं। उनको हम प्रकृति का, जैसे कश्मीर घाटी को अगर बात कीजिए तो हम लोग कश्मीर घाटी को प्रकृति का स्वर्ग कहते हैं। बहुत ही सुंदर वो मनोरम जगह है, ठीक ना। तो जो कहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेट हिमालय और जो लेसर हिमालय है, उस दोनों के बीच में जो घाटियाँ विकसित हुई है, उन्हीं घाटियों में, इन घाटियों को भी हम लोग देखेंगे। कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी और भी कई सारी घाटियाँ हैं जो पर्यटकों के लिए बहुत ही वो लुभावने क्षेत्र होते हैं। वहाँ हर साल जो है बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने जाते हैं और बड़ा मनोरम दृश्य होता है, खूबसूरत जगह है, दुनिया का स्वर्ग उन्हें यूं ही कहा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये थे, आपको क्रम से देखिए कि धौलागिरी यानी श्वेत पर्वत है, माउंट अन्नपूर्णा है, मंसालू है, गौरी शंकर है, चोयू है, माउंट एवरेस्ट है और मकालू है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे पर्वत चोटियां जो है ये आपको कहाँ पे पड़ते हैं, नेपाल में पड़ते हैं, ठीक है। हमें इन बातों की ये जानकारी रखनी ही नहीं जरूरी है कि नेपाल के किस जिले में है। इसको एक बार हाइट्स के अनुसार देख लेंगे कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, और एक बार फिर इसको हम लोग ये ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको पश्चिम से पूरब की ओर हम अरेंज करते हैं। उसके बाद अगर आप देखने का प्रयास कीजिए तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ये सिक्किम है हमारा, और सिक्किम में जो एक पर्वत चोटी है जिसको हम लोग कंचनजंगा कहते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में आप लोग कई दफे वो पढ़ चुके हैं, 8,586 मीटर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो आपको कंचनजंगा है, कई दफे हमने कहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी को अगर आप देखिएगा तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, K2 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक ना। लेकिन गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, ठीक ना। अगर हम भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में कहें कि भारत के नियंत्रण वाले, भारत के नियंत्रित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी यही कंचनजंगा है, कंचनजंगा। और ध्यान रखेंगे कि ये जो है K2 जो है, ये आपको कहाँ देखे थे आप इसको, ये काराकोरम रेंज में था, काराकोरम रेंज में, ठीक ना। यानी कि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा था। ये क्या चीज है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे, कंचनजंगा को देखेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि कंचनजंगा जो है ये आपको मुख्य हिमालय का हिस्सा है, मुख्य हिमालय का। और दूसरी बात कि मुख्य हिमालय में कौन सी श्रेणी में है, तो ये ग्रेट हिमालय में है, ठीक ना। और भारत के सिक्किम राज्य के निकट में है, ये सिक्किम राज्य में है। तो ये एकदम ध्यान रखेंगे, कंचनजंगा को बहुत ही महत्वपूर्ण ये माउंटेन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है, ठीक ना। और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो अभी हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की वो कामेत हो जाएगी। तो इस तरह से ऊंचाई के आधार पे कम से कम भारत की जो पर्वत चोटियां हैं उसको हम लोग ध्यान पे रखने का प्रयास करेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए वैसे कंडीशन में,
तो ये आपको कंचनजंगा है। और एक जो लास्टली हम लोग जो पढ़ते हैं जिसको अरुणाचल प्रदेश का, मतलब कई दफे ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत माने मुख्य हिमालय का या महान हिमालय का सबसे पूर्वोत्तर चोटी जो है वो यही है, मतलब सबसे पूरब में स्थित है, ठीक ना। ये चोटी आपको देखिएगा नामचा बरुआ है, जो आप लोग जान ही रहे हैं कि नामचा बरुआ जो है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। हम लोगों ने देखा था कि नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक जो है यही हमारा मुख्य हिमालय जो है, इस ग्रेट हिमालय जो है हमारा, जिसको हम महान हिमालय कहते हैं, वो स्थित है। 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, 7,756 मीटर नामचा बरुआ की ऊंचाई है। तो ये थे हमारे कि जो ग्रेट हिमालय, मतलब यहाँ से आप लोग नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक अगर हम आते हैं तो नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक ये आपको पर्वत चोटियां हैं, ठीक ना। जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे नंगा पर्वत को देखा, फिर उत्तराखंड में जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं, फिर नेपाल में जो पर्वत चोटियां हैं, फिर आप लोगों ने फिर सिक्किम में देखा, और फिर यहाँ पे नामचा बरुआ। तो हम लोग देखें कि इस तरह से ग्रेट हिमालय में कई सारी पर्वत चोटियां हैं, और एकदम से हम 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे देखेंगे हम लोग कि जो पर्वत चोटियां हैं पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, या ऊंचाई के आधार पे कभी कभी आपको पुटिंग करने के लिए प्रश्न आपसे कई दफे जो है वो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अगर हम यहाँ से रिटर्न बैक हों कि तो आप समझ सकते हैं कि क्या है कि 3 श्रेणियां जो आप लोगों ने देखा, बहुत बार हमने कहा कि ये 3 श्रेणियां हैं। यहाँ से आपको देखिएगा, जो पहला है आपको क्या है, ये ग्रेट हिमालय है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं। ये महान हिमालय हो गया हमारा, ये महान हिमालय है। और महान हिमालय के बाद आप फिर देखिएगा कि दूसरी जो समानांतर पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं, ठीक ना, हिमाचल हिमालय कहते हैं, जो ऐसे आपको यहाँ पे ये बैंड हो जाएगी। तो ये जो है जैसे आपको ट्रांस हिमालय से अलग हुआ था ITSZ के द्वारा, फिर यहाँ पे एक ये किससे अलग होता है, तो ये जो अलग होता है वो अलग होता है MCT से। तो बहुत बार आपसे पूछ दिए जाएंगे कि ग्रेट हिमालय और हिमाचल हिमालय, मतलब बृहद हिमालय और जो ये हिमाचल हिमालय है या जिसको लेसर हिमालय कहते हैं, वो किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होती है, तो MCT, जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो ये हो गए हमारे ग्रेट हिमालय की पर्वत चोटियां, ग्रेट हिमालय के बारे में बहुत सारी जानकारियां। अब इस बीच में जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी घाटियां जो है वो विकसित हो गई है, उन घाटियों के बारे में भी हमको पढ़ना होगा, लेकिन उसके लिए हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग जो है यहाँ पे लेसर हिमालय के बारे में, हिमाचल हिमालय और जो आउटर हिमालय है जिसको हम शिवालिक कहते हैं, तो शिवालिक की श्रेणियों के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दून के बारे में, द्वार के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे घास के मैदान बनते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हुई हो तो एक बार फिर आप लोगों से निवेदन होगी कि क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक ना। चैनल पे कोई नया आदमी है तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी डॉट्स आपके मन में हो, या मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके ऐसी कोई जिज्ञासा है, क्योंकि देखिए कंटिन्यू जो है वो अभी यूट्यूब पर क्लासेज लगातार वे में क्रम से ले आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई दफ़े हमने कहा कि ऑफलाइन बैचेज जो है वहाँ पे व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो उतना समय मिल नहीं पाता है यूट्यूब के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपके दिमाग में हो, कोई ऐसे पार्टिकुलर जो है कुछ टॉपिक्स हों जहाँ पे आपको डॉट्स हो या चाहते हो कि जिस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिल सके, द डिटर्मिनेशन परिवार निश्चित रूप से कोशिश करेगा कि उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो कैसी लगी, ठीक ना। अपने सुझावों के साथ भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी को दर्ज करें, समय निकाल कर अपनी कमेंट्स लिखें यहाँ पर, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लें। चलिए मिलते हैं फिर एक बेहतर क्लास में, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आगे हम लोग जो है जो लेसर हिमालय और जो आउटर हिमालय है शिवालिक जो है उसके बारे में अध्ययन करने का, लेकिन बस ये क्रम से
चलना हमेशा संभव नहीं हो पाएगा, तो हम लोग जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वहाँ से वीडियो जरूर आती रहेगी। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।